हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लॉ बडी। मैं हूं प्रियांशु और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। और मैं कोरोना पॉजिटिव होने की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसमें जितना भी नेगेटिव हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट जीमेल दिया हुआ है studyLawBuddy@gmail.com। और टेलीग्राम पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं studylawbuddy@gmail.com पर। ये मेरे बारे में है। और चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छी कोट है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है जो कि एक एक्सपर्ट होता है, उसने कभी ना कभी कोई शुरुआत की होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम एक शुरुआत करें, हम एक इनिशिएटिव लें। तो जब तक हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक हम किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, किसी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, उस एक्सपर्टीज लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। तो यानी अगर आपने अभी अपना बेयर एक्ट नहीं उठाया है तो झटपट से अपना बेयर एक्ट उठाइए और अपने बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, 2 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरे बेयर एक्ट की रीडिंग प्रॉपरली कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अपने बेरक को कवर करना है और कैसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और एक चीज़ और, दोस्तों, कभी भी जब आप अपनी पोजीशन पे पहुंचे होते हैं एज अ जज, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना बेयर एक्ट आप ज़रूर अपने सामने रखें। उस बेयर एक्ट पर जिस पर आपके नोट्स चिपके हों, जिस पर आपने बिल्कुल उसको रंग दिया हो बिल्कुल हाईलाइटर से, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके बाद हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करते हैं लीगल वोकेबलरी विच इज़ यूज्ड बाय द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें पता चलते हैं ताकि हमारी वोकैब स्ट्रांग हो। और कहीं भी किसी भी स्टेज पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हैं और आपके पास स्ट्रांग वोकैब होती है तो आप अलग ही एक शख्सियत बन के उभरते हैं, राइट। तो ये आपको कभी नुकसान नहीं करती है। हम केस देख रहे थे एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और एसआई वर्सेस बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अच्छा, दो चीज़ें हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना एलएलबी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या फिर आप अपने कोई भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक टॉपर्स का सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना 1994, ओके एक मिनट रुकिए, मुझे अपना हाईलाइटर यूज़ करने दीजिए। 1994 AIR 1918, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? ये साइटेशन होता है। साइटेशन क्या है? ऑल इंडिया रिपोर्टर जो है ना, ये बुक होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक ऐसा एक ऐसी बुक होती है जो जिसमें केसेस छपते हैं ईयर वाइज। तो जो 1994 ईयर का जो AIR होगा उसमें 1918 पेज नंबर पे आपको ये केस मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हैं, साइटेशन मेंशन करते हैं बेसिकली, तो आपको एज मिलती है ओवर अदर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये करते हैं तो आपको +1 नंबर तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है, किसी भी सूरत में। दूसरा, अगर आप जजेस नंबर ऑफ बेंच मेंशन करते हैं, कितने जजेस की बेंच थी, ठीक है। तो जैसे आप एसआर बोम्बई के केस में दिख रहे हैं, इसमें 9 जजेस की बेंच है, ये सारे जजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन केस यू रिमेंबर द नेम ऑफ द CJI ऑफ दैट जज, CJI, ठीक है। तो CJ जो भी हैं, CJI जो हैं उस समय के, अगर उनका नंबर आपको मेंशन याद है अगर आपको, तो आप उसको भी मेंशन कीजिए, ये भी आपको एज देता है। और टॉपर्स के द्वारा बताई गई बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत हेल्प करती हैं। समटाइम्स जो डिसेंट ओपिनियन होती हैं वो बहुत मेंशन ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि ऐसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का, उसमें जस्टिस HR खन्ना की जो डिसेंट ओपिनियन थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वो अभी भी उसको यूज़ किया जाता है, उस डिसेंट ओपिनियन को, और उसको बहुत प्रेज़ किया जाता है। देन चलिए अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और इस डिस्कशन में हम आज गो थ्रू करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम आर्टिकल 356 को कवर करेंगे, जल्दी जल्दी बेयर रीडिंग लगाएंगे इसकी। और ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आर्टिकल 356 कवर करेंगे, प्लस एसआर बुम्बई के अंदर यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, रीड करेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे, और इसके बाद एक सरप्राइज़ भी आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने वॉच व्यूज़ बनाने हैं, ठीक है।
ये एक कंप्लीट पैकेज है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप आर्टिकल 356 पढ़ने बैठे हैं ना, तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़िए, ताकि आप कुछ भी इससे छोड़ के ना जाएं और आपके एग्जाम में कुछ भी ऐसा ना हो जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो आर्टिकल 356 अगर आप कवर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, वन स्टॉप शॉप कह सकते हैं आप इसको। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल 356। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। अगर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल हो जाती है, उस केस में क्या होगा? इफ द प्रेसिडेंट, सो इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, प्रेसिडेंट को क्या मिला है? गवर्नर से एक रिपोर्ट मिली है ऑफ द स्टेट, और अदरवाइज या फिर अदरवाइज इज सेटिस्फाइड। जो प्रेसिडेंट है ही इज सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फैक्शन क्या होगा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन assume to himself all or any of the functions of the government of the state, all and all or any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislature of the state. तो ये दो पॉइंट्स को देखते हैं। पहला क्या है? इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, प्रेसिडेंट को गवर्नर से एक रिपोर्ट मिलती है या फिर अदरवाइज किसी और मोड के थ्रू भी प्रेसिडेंट को ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है इट इज़ नॉट in the position of carrying on, it is not carrying on the provisions, carrying on the it is not carrying on the government, right? The government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution. तो इस constitution के provisions के according government run नहीं की जा रही है। ओके तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ें, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution. The president may, by proclamation, what he will do, he will assume all the powers, all the functions of the government and the governor. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट में वेस्ट कर दी गई हैं बाय द प्रेसिडेंट, राइट। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है, डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स होंगी वो किसके पास आएंगी? पार्लियामेंट के पास आ जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स भी यूनियन के पास आ गई हैं। फर्दर, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, जो प्रेसिडेंट है वो इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी बना सकता है, ठीक है, और इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर सस्पेंडिंग इन होल और इन पार्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। इसके अपार्ट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356, किसी भी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है इट विल नॉट बी वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के पास ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका प्रेसिडेंट है उनके पास में ये पावर्स चली जाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वेरीड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। अब आप चाहें तो जो आपका आर्टिकल 356 क्लॉज 1 है उसमें जो भी आपने प्रोक्लेमेशन जारी किया हुआ है वो आप रिवोक कर सकते हैं या उसको वेरी कर सकते हैं बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। फर्दर, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर दिस आर्टिकल एक्सेप्ट वेयर इट इज अ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, इट विल सीज टू ऑपरेट। आपने जो भी प्रोक्लेमेशन जारी किया है, यानी आर्टिकल 356 क्लॉज 1 में जो आपने प्रोक्लेमेशन जारी किया है, इट विल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। अपना बेरक निकाल लीजिए, ठीक है, और साथ के साथ उसमें मार्क करते जाइए। तो जो मैंने हाईलाइट किया है ना, एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, इसको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे एक आ गया कि जब तक बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उस रेजोल्यूशन को अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, टिल दैट पीरियड उसका जो एज रहेगी, उस रेजोल्यूशन की, उस प्रोक्लेमेशन की जो एज रहेगी वो 2 महीने की रहेगी, और अगर अप्रूव हो गया तो उसके आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अप्रूव नहीं हुआ तो 2 महीने ही उसकी एज रहेगी, ठीक है। तो एक तरीके से इसको जीवन दान टाइप समझ लीजिए कि ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर पास कर देती है तो इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा।
फर्दर ये जो है ये कई बार पूछा गया है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, हालांकि मैंने उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश की है। अपने बेयर एक्ट में अगेन उन्हें हाईलाइट कीजिए और अपने बेयर एक्ट को बिल्कुल रंग दीजिए, ठीक है, और उसके रंग में रंग जाइए। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्रोक्लेमेशन is issued at a time when the house of the people is dissolved। अब क्या है, वो है कि जो हाउस ऑफ द पीपल है वो डिजोल्व हो गया है और द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months। ये जो 2 months का जो पीरियड था, इस दौरान हाउस ऑफ द पीपल डिजोल्व हो गया है, तो फिर अप्रूव कौन करेगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हाउस ऑफ द जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसने तो पास कर दिया, लेकिन नो रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, द प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट। अब भाई एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया है, तो फिर उस केस में इट विल सीज टू ऑपरेट। लेकिन यहाँ पे एक खेल है, क्या, एट द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days। जिस तारीख को हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट सिट्स आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली बार बैठती है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल, तो 30 दिन का टाइम पीरियड आपको मिलता है कि अगर आपने विद इन 30 days आपने उसे अप्रूव कर दिया दैन इट्स ओके, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, नहीं किया तो फिर वो इट विल सीज टू ऑपरेट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। A proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of period of 6 months, ठीक है, from the date of issue of proclamation, provided that if and so often। अच्छा, यहाँ क्या चीज़ है, A proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration। अच्छा, आपने अप्रूव कर दिया, ठीक है, अगर रिवोक कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है तो इसकी जो एज होगी वो 6 months की होगी। उधर साइड क्या था, 2 महीने की का एज था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें टू मंथ्स की वो है, ठीक है, एज दी हुई है। देन दूसरा जो टाइम पीरियड दिया है वो 30 days का दिया हुआ है, ठीक है। और हम नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 6 months का टाइम पीरियड दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट इफ एंड सो ऑफन एज अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएंस एंड फोर्स ऑफ सच प्रोक्लेमेशन इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द प्रोक्लेमेशन शैल, अनलेस रिवोक, कंटिन्यू इन फोर्स फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच अंडर दिस लॉ इट वुड अदरवाइज हैव ceased to operating, but no such proclamation shall in any case remain in force for more than 3 years। तो किसी भी सूरत में आप 6 महीने बढ़ा करके 3 साल से ऊपर का समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 3 साल, ठीक है, 3 साल से ऊपर आप किसी भी जगह पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनी सच पीरियड ऑफ, अब क्या हुआ है, अगेन ये सेम चीज़ है जो पीछे हमने पढ़ी अभी, ठीक है, कि 6 महीने के पीरियड के दौरान जो हाउस ऑफ द पीपल था वो डिजॉल्व हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था उसमें तो ये रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया, लेकिन हाउस ऑफ द पीपल जो था वो इट वाज नॉट इन, वो था नहीं उस समय, ठीक है, तो उससे पास नहीं हो पाया। द प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 30 days। तो यहाँ पे भी 30 days का पीरियड है, ठीक है। तो जिस तारीख को पहली बार हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट सिट्स आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो 30 दिन के अंदर उन्हें ये पास करना है अगर वो इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 4, ठीक है, a resolution with respect to continuance source of proclamation approved under clause 3 for any period beyond the expiration of 1 year। अगर आप 1 साल से ऊपर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस केस में इट शैल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन इट शैल नॉट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस। तो कब तक जो है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास नहीं करेगी, जब 2 कंडीशन होंगी। एक तो ये कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन होल ऑफ इंडिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पूरी कंट्री में ही अगर लगा हुआ है, ठीक है, इन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के पार्ट में लगा हुआ है या होल स्टेट में लगा हुआ है एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन। दूसरा क्या है, द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज, इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफाई किया दैट द कंटिन्यूएंस एंड फोर्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 3 ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सच रेजोल्यूशन इज नेसेसरी। उन्होंने कहा कि जो आपने प्रोक्लेमेशन अप्रूव किया है ये बहुत ही ज़रूरी है ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज इन होल्डिंग जनरल इलेक्शंस थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं हम उन्हें नहीं कंडक्ट करा सकते, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप अभी उसके लिए जो प्रोक्लेमेशन है उसको जारी रखिए। ये जो टाइम पीरियड है ना 1 year का, ठीक है, ये पंजाब के केस में 2 साल का हो जाता है, ठीक है,
ये आगे जो प्रोविजन है इसमें दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑन द 6th day of October 1985 with respect to state of Punjab, the reference in this clause to any period beyond the expiration of 2 years। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से वर्ड स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो एक्सपोस्टुलेट जल्दी जल्दी देखते हैं। एक्सपोस्टुलेट का मीनिंग है टू डिसएग्री विद समथिंग और आर्ग्यू अगेंस्ट इट। मनाना, समझाना, आपत्ति या प्रतिवाद करना, सविनय अथवा मैत्री भाव से विरोध, प्यार प्यार से गुस्सा करना, एक तरीके से समझ लीजिए। तो सिनोनिम्स देखते हैं जल्दी जल्दी। डीमर, एक्सेप्ट, किक, ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, रिमॉन्स्ट्रेट, डिसएग्री, आर्ग्यू, टेक इशू, एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, मेक अ प्रोटेस्ट, टू रेज ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्ट टू, कंप्लेन टू, एजिटेट, कैनवास, क्लैरिफाई, डिबेट, डिस्प्यूट, एक्सपोस्टुलेट, hold, maintain, question, reason, remonstrate, talk about, inveigh, squawk। ऑपोजिट क्या है? coincide और abet। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहिए, ठीक है, और कभी भी कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगे जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है तो ज़रूर उसका मीनिंग अपनी डिक्शनरी में ज़रूर चेक किया कीजिए या गूगल कर लिया कीजिए। ठीक है, वहाँ अगर आप देन एंड देयर उसे क्लियर करते हैं, उस डाउट को क्लियर करते हैं, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ये है वैलियंटली। ठीक है, तो पजेसिंग और एक्टिंग विद ब्रेवरी और बोल्डनेस, करेजियस, मार्क्ड बाय एग्जिबिटिंग और कैरीड आउट विद करेज और डिटर्मिनेशन, हीरोइक। दिलेर, पराक्रमी, बहादुर, विक्रांत, वीर, शूर, शूरवीर, साहसी, बहादुराना, वीरतापूर्वक। और सिनोनिम्स हैं बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, डॉन्टलेस, डाउटी, फियरलेस, गैलेंट। तो आपने गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा, ठीक है। ग्रेट हार्टेड, गट्सी, गट्स हैं उसमें, ठीक है, गटी, हीरोइक, इंट्रिपिड, लायन हार्टेड, मैनफुल, स्टालवार्ड, स्टाउट, स्टाउट हार्टेड, अनडाउंटेबल, अनडाउंटेड, वेलरस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और एंटोनिम देखते हैं। चिकन, चिकन हार्टेड, चिकन लिवर्ड, coward, cowardly, craven, dastardly, faint-hearted, fearful, gutless, lily-livered, milk-livered, nerveless, poltroon, poor-spirited, pusillanimous, spineless, spiritless, timorous, uncourageous, ungallant, unheroic, weak-hearted, yellow। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अपहीवल्स, इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन और एन इंस्टेंस ऑफ अपहैविंग, स्पेशली ऑफ पार्ट ऑफ आर्ट्स क्रस्ट। दूसरा मीनिंग है एक्सट्रीम एजिटेशन और डिसऑर्डर, रेडिकल चेंज। हिंदी मीनिंग है उठान, उथल पुथल, उभार, काया पलट, क्रांति, खलबली, विप्लव, उलट पुलट, घोर परिवर्तन, महापरिवर्तन। तो ये जो वर्ड है बोलेवर्स में, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर कैटेकैल्सियम, इसका भी प्रोनाउंसिएशन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई हो। कन्वर्जन, अर्थक्वैक, पैरोक्सिज्म, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ट्यूमल्ट, अप्रोर, एजिटेशन, एक्साइटमेंट, हुलाबुलू, टर्मोइल, अपलिफ्ट, अपथ्रो, अपथ्रस्ट, टर्म एंड ड्रैंक, टर्बुलेंस। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही चीज़ सिखाए। तो ज़रूरी है कि आपको कितना अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ वर्ड्स को चेक करते हैं तो अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ आपका ये वर्ड गलत था। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये एक लर्निंग फेज़ है और लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी लाइफ है तो आप लर्निंग करते हैं, और ऐसी धीरे धीरे मेरी लर्निंग भी बढ़ रही है। तो कोई भी पारंगत नहीं होता है जो कहता है कि मुझे सब आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपकी लाइफ में आप हर समय सीखते रहते हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्पेक्टस, यूजुअली ब्रीफ सर्वे और समरी, ऑफन प्रोवाइडिंग एन ओवरऑल व्यू। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगी उसमें मेंशन कर दूँगी। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि एक संक्षिप्त या सारांश, ठीक है, संक्षेप में जो भी चीज़ें कही जाएँ। सिनोनिम्स है एब्स्ट्रैक्ट, ब्राइवियरी, ब्रीफ, कैप्सूल, डाइजेस्ट, इनकैप्सुलेशन, एपिटोम, इन्वेंट्री, आउटलाइन, प्रेसी, रिकैप, रिकैपिटुलेशन, रिज्यूम, राउंड अप, रन थ्रू, रन डाउन, समराइजेशन, समरी, समिंग अप, सिनॉप्सिस, रैप अप।
नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। heterogeneous consisting of dissimilar or diverse ingredients or constituents mixed, मिला जुला, ठीक है, मिश्रण। synonyms क्या है? assorted, eclectic, indiscriminate, kitchen sink, magpie, miscellaneous, mixed, motley, patchwork, pie-barred, promiscuous, raggle-taggle, ragtag, varied, और एंटोनिम है homogeneous। अब दोस्तों इसके बाद आता है सरप्राइज की बारी, ठीक है। तो सरप्राइज क्या है? एमसीक्यूज, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है, अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय। पूछा गया है कि प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है आर्टिकल 356 में, ठीक है। आर्टिकल 356 इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमने पढ़ा कि हाँ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए, लेकिन कौन सी मेजोरिटी से होगा? क्या सिंपल मेजोरिटी से होगा विद इन 1 मंथ, या स्पेशल मेजोरिटी से होगा विद इन 1 मंथ? स्पेशल मेजोरिटी से होगा विद इन 2 मंथ्स, या सिंपल मेजोरिटी से होगा विद इन 2 मंथ्स? तो इसका आंसर है सी, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा विद इन 2 मंथ्स। एवरी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमने ये पढ़ा कि हाँ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाना चाहिए टू बी अप्रूव बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है इसका 356 में, इसको याद रखिएगा। इफ इट इज नॉट अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। अगर दो महीने में पास नहीं किया तो इट विल सीज टू ऑपरेट। एन एक्सेप्शन इज मेड ओनली व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज डिक्लेयर्ड रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन। तो अगर आपने प्रीवियस प्रोक्लेमेशन को रिवोक ही कर दिया है नेक्स्ट प्रोक्लेमेशन से, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से, तो यहाँ बात ही खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? जो प्रेसिडेंट है उसके पास, गवर्नर के पास एक रिपोर्ट मिलती है और उससे कहा जा रहा है कि भैया जो आपकी ये गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट बीइंग कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए? एक कहता है हैज़ टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, हैज़ टू, यहाँ देखिएगा वर्ब का वो आपका जो ये ग्रामर है उसका खेल हो रहा है, ठीक है। हैज़ टू डिसमिस, हैज़ टू मतलब मैंडेट है, मैंडेटरी हो गया उसके लिए। has to dismiss the state government and dissolve the legislative assembly, has to dismiss the government but keep the legislative assembly in the state of suspended animation, and lastly है may refuse to impose president's rule in the state। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। जो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है इट में रिफ्यूज टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। वो चाहे तो स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है उसे अप्रूव लगाने से मना कर दे, रिफ्यूज टू इम्पोज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The president, sorry, इसका description है, the president can issue the proclamation of emergency under Article 356 if he is satisfied that there is a breakdown of constitutional machinery in the state. He can either act on governor's report और अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ जो अदरवाइज वर्ड यूज़ किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं ये कहा गया है कि जो सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन है, ये इसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो सेटिस्फेक्शन है ये जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में उनका सेटिस्फेक्शन होता है। एंड हैंस ही मे रिफ्यूज टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ऑन द रिसीट और गवर्नर्स रिपोर्ट। गवर्नर की रिपोर्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो नहीं करेगा। अब प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 मस्ट बी पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगेन इसका आंसर पता होना चाहिए आपको, 2 महीने हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। A spate of killings, abductions, डकैती severally threatens the law and order in a state। बहुत बुरा हाल हो गया है किसी स्टेट में, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, abductions हो रहे हैं, डकैती हो रही है, तो क्या होगा? द गवर्नर रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को और कहा गया भैया देखिए ऐसा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो गया है, इमिनेंट हो गया है। द प्रेसिडेंट मेक्स अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस केस में अगर जो प्रेसिडेंट का एक्शन है सो it cannot be reviewed, A कहता है cannot be reviewed as he is the sole judge, his emergency power cannot be reviewed as the constitution, the court from reviewing political actions can be reviewed as it goes against fundamental rights and can be reviewed if it is nullified। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये कहता है कि it can be reviewed, the action of the president can be reviewed if it is nullified। nullified मतलब होता है कि अगर दुर्भावना से ये कोई एक्शन लिया गया है तो फिर उसे चेक किया जा सकता है। इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का एक केस है जिसके बाद आपका SR बोमई का केस आया था, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट केस है।
द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट, इस केस में क्या डिसीजन हुआ ये पूछा गया है। ए कहता है पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 353 एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी लिमिट। तो अगर आपको मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली आर्टिकल 356 का क्वेश्चन है और आर्टिकल 356 इसमें दिया भी हुआ है, तो आंख बंद करके कोई भी आदमी लगा लेगा। लेकिन अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो उस केस में इसको पढ़ना जरूरी है। द पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 353 एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी लिमिट। क्या ये कहा गया? आर्टिकल 355 गिव्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू यूनियन एग्जीक्यूटिव ओवर स्टेट मैटर्स। क्या ये कहा गया? The discretion of President under Article 356 is subjective unless malified is proved. Union Parliament and State Legislature have concurrent power of making laws under Article 356. तो इसका आंसर है सी, जो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का एक्शन मेलाफाइड है तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, और यही बात कही गई स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रेशनैलिटी। अगर इर्रेशनल है, इलीगल है और इम्प्रॉपर है और मेलाफाइड है तो उस केस में ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्यूज ऑफ पावर इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द आर्टिकल 356 कैन बी यूज्ड वो 3 साल है। ठीक है, 3 साल से ऊपर आप किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और इसके आगे चलते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन व्यू ऑफ द प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी एंड द फेडरल स्ट्रक्चर दैट हैज बीन accepted under the constitution, the party or parties in power at the center and in the states may not be the same. Therefore there is a need to confine the exercise of the powers under article 356(1) strictly to the situation mentioned therein, which is a condition precedent to the said exercise. कौन से केस में कहा गया? सर बोम्मई के केस में कहा गया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया, या मेनका गांधी के केस में कहा गया, या मिनर्वा मिल्स के केस में कहा गया। तो ये था एसआर बोम्मई के केस में। ठीक है, ये आपका एसआर बोम्मई का केस है, इसको याद रखिएगा। इसके आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356। अब हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि क्या क्या बातें उनके बारे में सही हैं। तो इफ अ सीएम चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ कमांडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट रन हिज गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। अब क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंगली, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन को रन नहीं कर पा रहा है अपनी गवर्नमेंट को। तो उस केस में क्या जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देगा, या इफ़ द लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक प्रेसिडेंट देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है तो क्या वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भेजता है ताकि वो उस पर एडवाइस ले सके। तो इसमें सबसे पहला जो केस आया था इन री दिल्ली लॉज केस आया था, और ये कई बार भी पूछा जाता है कि इससे सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट था उसने किस केस में एडवाइस ली थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ द गवर्नर रिफ्यूजेस टू मेक रिपोर्ट। अब क्या हुआ है कि गवर्नर जो थे उन्होंने रिपोर्ट भेजने से मना कर दिया, तो क्या तो भी क्या प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जारी कर सकता है। तो इसका आंसर है बी, जो कहता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर in a state completely breaks down, the president can proclaim emergency. Next question पे चलते हैं। Article 356 of the Constitution empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied. He is satisfied. Satisfaction बहुत जरूरी है भाई। That the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई जो वो है आपका गवर्नमेंट है, इट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन जारी कर देगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट परस्यूज अनसेकुलर पॉलिसीज इज अमेनेबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। तो इसका आंसर है एसआर बोम्मई केस। ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में, और कोरोना काल है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाहर निकले तो डबल मास्क लगाएं, लॉकडाउन की गाइडलाइंस को फॉलो करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैक्सीन लगवाइए। ठीक है, अपना स्लॉट बुक करिए और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए,
जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, हल्का प्राणायाम कीजिए। और जो भी लोग आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिए। और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग वेरी हार्डली, ये बहुत हार्ड टाइम है हम सभी के लिए, और हम सभी अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अपने आप को एंटरटेन कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और बहुत टफ होता है एक ही जगह पे रहना, क्योंकि चेंज हमारी फितरत में है। ठीक है, बाहर की हवा खाना, इट इज़ लाइक ऐसा कि हम बाहर जाके हवा खा के आते हैं, ऐसा कुछ हम लोग की इनबिल्ट उसमें आ गया है। बहुत टफ है कि हम यहाँ बैठ करके अपने आप को अपने आप को कमरे में बंद करके देखते रहते हैं। और सोचिए, अगर आइसोलेशन में जो व्यक्ति होते हैं वो तो मतलब क्या झेलते होंगे वो लोग। ठीक है, तो इट्स मतलब बहुत अच्छा होगा कि आप में से कोई किसी को भी कुछ ना हो, सब सेफ रहें, सब लोग इस महामारी के दौर से बाहर निकले जल्दी से। और सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि जो नॉलेज आपको मिली है वो नॉलेज और लोगों को भी मिले। तो आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो आप किसी एक व्यक्ति को इसको शेयर कीजिए, और विद लव, विद केयर, और अपना ध्यान रखिए। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिविटी लाइए अपने आसपास। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप उनको देखिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अपार्ट एक और चीज़ है कि अगर आप बागबानी करते हैं तो एक कोरोना के जो भी पेशेंट्स हैं उनमें एक और चीज़ देखी जा रही है, ब्लैक फंगस नाम से, या म्यूकोरमाइकोसिस नाम से। ठीक है, तो ये भी बहुत ख़राब बीमारी है। और ये बेसिकली जो लोग मिट्टी में काम करते हैं या मिट्टी के थ्रू इनहेल हो जाती है, तो जो सीलन वाले मकान हैं उनमें मत रहिए। और धूप लीजिए, जितनी आधे घंटे कम से कम धूप लीजिए, अपने दिन के शेड्यूल में रखिए इसे। और क्योंकि हम दिन भर घर में रह रहे हैं, तो बालकनी में बैठिए, या फिर आपके घर में आंगन है तो आप उसमें बैठिए, तो अपना ध्यान रखिए। और जितना आप अपने लिए काम करेंगे इस समय, आपको आगे फ़ायदा पहुंचाएगा। अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, अपना स्किल सेट इंप्रूव कीजिए। जितना आप अपने लिए काम कर सकते हैं, बेयर एक्ट पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितने केसेस पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव टाइम है, बहुत अच्छा अच्छा टाइम है, प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है आपको। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि सब चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हों, बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक हों। और प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।